नमस्ते साथियों। कल हमने बूस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के तहत चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट का ऑनलाइन टेस्ट लिया था। मुझे उम्मीद से ज़्यादा स्टूडेंटों ने उस ऑनलाइन टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था और लगभग 84 स्टूडेंट ने उस पेपर को हल करने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर सेंड किया था। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम कोविड-19 के इस माहौल में आपकी जो पढ़ने की स्पीड जो स्टॉप हो चुकी थी, वापस से आपने उसको चालू किया। लेकिन वहाँ से एक प्रॉब्लम ये क्रिएट आ गई कि 84 स्टूडेंट की जब जो नोटबुक की पिक आपने मुझे सेंड की थी, उनको चेक करने की सबसे बड़ी महाभारत हो चुकी थी और वो चेक भी नहीं हो पाई। चलो, उसके लिए कोई बात नहीं है। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम ये करेंगे कि जो चैप्टर नंबर 1 की मैंने ऑनलाइन जो टेस्ट लिया था उसका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ से करवा देता हूँ। तो सॉल्यूशन में एक विशेष बात बता दूं कि जो 15 क्वेश्चन मैंने वहां आपको दिए थे, यहाँ पर हम प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और उस क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन रिलेटेड है उनके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे। तो उससे ये नहीं कि केवल क्वेश्चन का आंसर याद नहीं करना है, उस क्वेश्चन के अलावा कितने क्वेश्चन और बन सकते हैं, हम उनको कैसे याद कर सकते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है आपका। अपना नेक्स्ट जो ऑनलाइन टेस्ट है वो चैप्टर नंबर 2 का 5 मई को होगा। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 जिसका मैंने आपको ऑनलाइन टेस्ट लिया था उस पेपर को हम सॉल्व करेंगे। तो जो स्टूडेंट नए हैं, काफ़ी स्टूडेंटों के फर्स्ट डे ये भी प्रॉब्लम आ गई थी कि सर हमें लिंक नहीं मिला। मैंने ये कहा था कि बेटा जिसको पढ़ना है वो अपने आप यूट्यूब पे आएगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है और बेल वाले आइकॉन पे क्लिक कर, तो जैसे ही 8 बजे लाइव क्लास होती है तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाता है। या इसके अलावा अगर आपने सब्सक्राइब भी कर रखा है तो जैसे आप यूट्यूब खोलोगे तो 8 बजे आपको लाइव क्लास आपको मिल जाएगी। तो इसलिए जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलें। इसी प्रकार अपने कंटिन्यू जो ऑनलाइन टेस्ट है वो चलते रहेंगे अगर आप लोगों का सपोर्ट इसी प्रकार बना रहा। कहते हैं कि तिनका जुड़ के ही अपने को अपनी मंजिल प्राप्त हो जाएगी। तो अब हम ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं, चलते हैं, क्योंकि इस कोविड-19 के कारण हम अपने कहीं बाहर जा नहीं सकते। तो ये जितनी भी आपकी क्लास की व्यवस्था हो रही है वो अपने इसी घर से, मतलब मैं अपने घर से ही अवेलेबल ले रहा हूँ। तो बोर्ड अपने पास है नहीं है, तो चलते मोबाइल की स्क्रीन पे, तो बोर्ड तो अवेलेबल है नहीं यहाँ पे। तो जो PDF के माध्यम से जो मैंने टेस्ट लिया था उसी पर तो मोबाइल के माध्यम से हल होगा। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। तो मोबाइल की स्क्रीन आपके सामने आ चुकी है। आज हम चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था का जो हमने ऑनलाइन टेस्ट लिया था 2 तारीख को, आज हम उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 अपने सामने ये आया था कि BCC में परमाणुओं की संख्या होती है। अब आज आप जितने कमेंट्स में इसके आंसर बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कमेंट्स में बिल्कुल आंसर बताइए। तो BCC की बात करें तो यहाँ से मैं पहले क्लियर कर दूँ कि अपने माइंड में 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो होती है SCC, एक होती है BCC और एक होती है FCC। ये तीनों की तीनों इम्पोर्टेंट और एग्जाम में पूछी जाती है। SCC में अवयवी कणों की संख्या या परमाणुओं की संख्या 1 होती है, BCC में परमाणुओं की संख्या 2 होती है और FCC में अवयवी कणों की संख्या या परमाणुओं की संख्या 4 होती है। तो क्वेश्चन में आपको BCC पूछा गया तो इसमें परमाणु की संख्या कितनी होती है? 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो गया? 2 हो। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए ये था कि फ्रैंकल दोष से क्रिस्टल के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको एक यहाँ से ये बात समझना है कि जो फ्रैंकल दोष होता है उसके अंदर होता क्या है। तो फ्रैंकल के साथ आपने एक दोष और पढ़ा होगा, शॉर्ट की। फ्रैंकल दोष के साथ एक दोष होता है शॉर्ट की दोष। शॉर्ट की दोष में तो आपके जो धनायन और ऋणायन होते हैं
वो क्रिस्टल जालक से क्या हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, और बाहर जाते हैं तो उनका घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन हमें बात किसकी करनी है, फ्रैंकल दोष की। फ्रैंकल दोष में क्या होता है कि जो धनायन होता है वो अपना स्थान छोड़कर अंतरकाशीय स्थल में आ जाता है, मतलब क्रिस्टल जालक से वो बाहर नहीं जाता। तो जब कोई परमाणु या आयन क्रिस्टल जालक से बाहर नहीं जाएगा तो उसका घनत्व ना तो बढ़ता है ना घनत्व घटता है। इस कारण से फ्रैंकल डोज में क्रिस्टल का जो घनत्व होता है वो क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि घनीय ठोस 2 तत्वों से बना है। एक तत्व तो दिया है, परमाणु जो दिया है आपका क्या दिया है, पी, और दूसरा दिया है क्यू। अब यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमें क्या समझना है वो आप ये रखें कि घन के कोनों पर परमाणु क्या दिया गया है, क्यू। सबसे पहले समझो घन के कोने, कोने कितने होते किसी भी घन में, 8। और ये सब आपने पढ़ा कि किसी भी कोने पर घन के किसी भी कोने पर यदि कोई परमाणु उपस्थित है तो उसका कितना भाग होता है, 1/8। तो 8 × 1/8 कटा तो कितना हो गया, 1। अर्थात इसमें जो पी परमाणु है वो कितना होगा, 1 होगा। इसके बाद अंतः केंद्र पर परमाणु क्यू है। तो आप जानते हो कि किसी भी घन में केंद्र कितना होता है, 1, और केंद्र में पूरा परमाणु 1 होता, तो 1 से 1 को गुणा किया तो वो कितना गया, 1 आ गया। इसका मतलब P भी 1 होगा और Q भी 1 होगा। तो जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा आपका, PQ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, C होगा। राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का वो क्या होगा, C होगा। इसके बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें तो मैग्नीशियम और जिंक किस प्रकार का निबिड़, मतलब मैग्नीशियम और जिंक में किस प्रकार का निबिड़ संकुलन पाया जाता है। तो आपकी बुक में इन 2 के एग्जाम्पल दे रहे कि एक तो HCP और एक CCP। अगर आपको याद हो सिक्का धातु वर्ग नंबर 11, 11वें वर्ग में कौन कौन आता है आपका, तांबा, चांदी और सोना। ये तीनों तो एग्जाम्पल हो गए CCP के। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया मैग्नीशियम और जिंक, तो मैग्नीशियम और जिंक किसके एग्जाम्पल होते हैं, HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करते हैं। बड़ा ज़्यादा टाइम नहीं, थोड़ा स्पीड से लेंगे जिससे आपको फालतू में टाइम खराब ना हो। जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे जब भी अपनी क्लास हो तो उनके पास नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। तो 5 की जब हम बात करूँ तो उससे पहले आप जानते हो कि सवाल को हल करते हैं तो सबसे पहले तो आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि चालकता का मात्रक क्या होता है। तो चालकता का मात्रक होता है आपका ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। कभी कभार क्या मान तो सही दे लेकिन मात्रक गलत दे सकता है। तो याद रखना किसी भी पदार्थ की चालकता का मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। और चैप्टर नंबर 3 में चालकता के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखो पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है चालक, दूसरा आपका हो गया अर्ध चालक, और तीसरे पदार्थ की जब हम बात करें तो तीसरा पदार्थ होता है आपका अचालक। तो जो चालक पदार्थ होता है उसकी चालकता कितनी होती है, तो ध्यान रखना चालक पदार्थ की चालकता होती है 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। किसकी, चालक पदार्थ की चालकता कितनी होती है, 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। फिर आपकी अचालक पदार्थ की चालकता बहुत ना ये नगण्य मान सकते हो, वो होती है 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब आपकी बच गई अर्धचालक, जो सवाल में पूछा गया था। तो अर्धचालक पदार्थ की जो चालकता होती है वो 10⁻⁻6 से 10⁴ ओम
इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? सी। तो ये पांचों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर हल करवा दिया। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे और आप अपने क्वेश्चनों का मिलान कर ले, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एकक कोष्टिका। क्या लिखा है? एकक कोष्टिका का घनत्व ज्ञात करने का फॉर्मूला या सूत्र लिखिए। तो बेटा बहुत सिंपल सवाल है, आप जानते हो फॉर्मूला क्या होता है। डी बराबर, एक मिनट, डी बराबर जेड इंटू कैपिटल एम बट्टा ए क्यूब इंटू एन ए। तो एकक कोष्टिका का घनत्व ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या लिखा हमने? डी बराबर जेड इंटू कैपिटल एम बट्टे में ए क्यूब इंटू एन ए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो लिखा है, आप सब जानते हो डी का मतलब क्या होता है? घनत्व होता है। अब जो जेड मैंने लिखा है, जेड का मतलब होता है परमाणु। एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या या कणों की संख्या। तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एकक कोष्टिका में किसकी संख्या? कणों की संख्या या परमाणुओं की संख्या। कैपिटल एम होता है उसका परमाणु भार, परमाणु भार। ए क्या होता है? कोर की लंबाई या भुजा बोल सकते हो आप इसको, भुजा या कोर की लंबाई। और एन ए, एन ए का मतलब होता है आवोगाद्रो संख्या, जिसका मान फिक्स होता है, आप जानते हो, आवोगाद्रो संख्या। क्योंकि इस पर ध्यान रखना, एकक कोष्टिका का घनत्व ज्ञात करने का ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, डायरेक्ट एग्जाम में इस पे न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। काफ़ी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन गलत था, कुछ स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था और बहुत अच्छा लगा। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या था? सोना FCC में क्रिस्टलीकृत है, इसकी कोर की लंबाई बताइए। आप सभी कमेंट्स दे रहे हो, लेकिन बेटा कमेंट्स का आंसर इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन चालू है, तो वो कमेंट्स आपके मुझे अब नज़र नहीं आएंगे। लेकिन क्लास के बाद में ज़रूर आपके इन कमेंट्स का आंसर दूंगा। और अब हम बात करें, सोना FCC में क्रिस्टलीकृत है, इसकी कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक बात आप माइंड में क्लियर कर लेना कि यहाँ केवल ये एक सवाल नहीं सीखना है, इस सवाल के साथ हमें 3-4 चीज़ें सीखनी है। जैसे याद करना, एक तो SCC, दूसरा BCC, तीसरा FCC। मैंने आपको जब मैराथन क्लास ली थी तो उसकी कोर की लंबाई और परमाणु की त्रिज्या के मध्य सब में संबंध दर्शाया था। तो SCC में संबंध क्या होता है ये याद होना चाहिए मुझे, मानी A बराबर 2R। SCC में कोर की लंबाई और परमाणु की त्रिज्या, अर्थात A और R में संबंध क्या होता है? A बराबर 2R होता है। अगर BCC की बात करें तो ये जो संबंध है उसको हम लिखते हैं A बराबर 4√3R, 4√3R। अगर यही बात मैं किसकी कर लूँ? FCC की। तो याद करना है जो अपना सवाल था, संबंध होता है इसका A बराबर 2√2R, ये संबंध है। तो अर्थात इस सवाल को हल करने के लिए हमें ये फॉर्मूला आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 7 का। तो इसको मैं अब यहाँ से मिटा रहा हूँ, फिर हम फॉर्मूले की बात करेंगे। तो अपना FCC में कोर की लंबाई A ज्ञात करनी है, तो फॉर्मूला क्या था? 2√2R। तो 2√2 का मान कितना होता है? 1.414, और R का मान आपको सवाल में ये दे दिया 0.144, ये नैनोमीटर में तो N और M लिख दिया। अब इसको पहली बात है कि इस पूरे को जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर लगभग 0.4 आ जाएगा। हाँ, एक चीज़ और, अगर इसको आपने नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये आप जानते हो कि 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होती है। तो अगर मीटर में कन्वर्ट करूँ तो आंसर क्या हो जाएगा? 0.4 × 10⁻⁹
मीटर, ये विषय जान रखे। तो मीटर में भी दे सकते हो, नैनोमीटर में, जिसमें आप इसका आंसर देना चाहो उसमें आप आंसर दे सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर मैंने लिख दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि काफ़ी बच्चों ये सवाल गलत कर पाए। हाँ, कुछ स्टूडेंटों ने केवल इसको जो मैंने यहाँ कोष्टक किया गोल इतना लिखकर छोड़ दिया। बेटा इतना लिखकर छोड़ दोगे तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेगा, अगला आपका नंबर काट सकता है। ये बूस्ट सवाल है, नोट कर लेना। अच्छा सवाल है, जो इम्पोर्टेंट सवाल होता है, क्वेश्चन होता है, तो उसको बूस्ट क्वेश्चन के नाम से लिख देता हूँ मैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात कर लेते हैं कि किसी क्रिस्टल में एन कण है तो चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या बताइए। यदि किसी क्रिस्टल में एन कण है तो चतुष्फलकीय तथा अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या बताइए। तो आपको मैंने जब मैराथन क्लास ली थी तो मैंने ये साफ साफ शब्दों में आपको वहाँ बताया था कि जब किसी क्रिस्टल में परमाणु की संख्या, सपोज किया कि यहाँ परमाणु की संख्या कितनी हो, किसी क्रिस्टल में परमाणु की संख्या n हो तो वहाँ पर अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या भी n होती है और चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या क्या होती है, 2n होती है। इसका मतलब ये हुआ कि उस क्रिस्टल में जितने परमाणु होंगे उतनी उसमें अष्टफलकीय रिक्तिका बनेगी और चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या उसकी डबल होगी। अगर क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया जाए तो ये तो गया कि चतुष्फलकीय रिक्तिका 2n हो जाएगी और अष्टफलकीय रिक्तिका n हो जाएगी। लेकिन आपसे ये पूछ लिया जाए कि उसमें कुल रिक्तिका कितनी होगी, तो 2n + n, इसका मतलब कितनी हो जाएगी, 3n। ये 3n कब लिखना होता है, जब कुल पूछा जाए। तो क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन था कि मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है। इसका मतलब ये सोना नहीं होता है, लेकिन सोने जैसा प्रतीक होता है और सबसे सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है FeS, फेरस सल्फाइड, या इसको आयरन पायराइड भी आप कहते हो, फेरस सल्फाइड। अब यहाँ से मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूँ जो शायद आपको नहीं पता है। पहली बात तो मूर्खों का सोना जो होता तो लोहा है लेकिन सोना जैसा प्रतीत होता है, क्या कारण है, इसमें कौन सा धातु दोष पाया जाता है। तो एक लिख रहा हूँ मैं, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना कि धनायन रिक्तिका के कारण उत्पन्न धातु न्यूनता दोष। ये धातु न्यूनता दोष होता है, इसमें धातु की मात्रा कम हो जाती है। तो कभी ये पूछ लिया जाए कि मूर्खों को सोना में कौन सा दोष पाया जाता है, तो याद कर लेना धनायन रिक्तियों के कारण उत्पन्न धातु न्यूनता दोष। तो कौन सा दोष याद किया, धातु न्यूनता दोष। एक और चीज़ कि इसके अंदर होता क्या है कि Fe2+ व Fe3+ आयनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता रहता है। Fe2+ और Fe3+ में इलेक्ट्रॉनों का विनिमय आदान प्रदान होता रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 तो बिल्कुल ईजी है, ऐप केंद्र किसे कहते हैं। तो इसके लिए अगर डेफिनेशन लिखना चाहिए, वैसे सबको याद है, फिर भी मैं लिख देता हूँ कि अयुग्मित, लिख रहे हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से भरी ऋणायन रिक्तिका को ऐप केंद्र कहते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से भरी हुई ऋणायन रिक्तिका को ऐप केंद्र कहते हैं, जिसके कारण क्रिस्टल आपको कैसा नजर आता, रंगीन नजर आता है। क्रिस्टल कैसा नजर आएगा, रंगीन नजर आएगा। इसके बाद ये तो थे छोटे वाले क्वेश्चन जो आपके लिए बिल्कुल इजी थे। इसके बाद हमने बड़े क्वेश्चन की शुरुआत की थी, तो वहाँ से हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। पहला क्वेश्चन दिया है आपको, निम्न में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 कमेंट्स में आप साथ साथ बताते रहिए, लिखते रहिए, जिससे मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता रहता है। तो निम्न में अंतर स्पष्ट
कीजिए। तो पहला है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर स्पष्ट करें। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो यहाँ से आप सब जानते हो कि पहले हम इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं? आभासी ठोस होते हैं। पहला अंतर हो गया। दूसरा, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो कैसे होंगे? विषमदेशिक, आप सब समझ गए। और अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होंगे? समदेशिक। तो दो अंतर लिखने होते हैं नॉर्मली, तो आप लिख सकते हो क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस होते हैं, अक्रिस्टलीय आभासी होंगे। क्रिस्टलीय ठोस विषमदेशिक होते हैं और अक्रिस्टलीय समदेशिक। इसके अलावा भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इनकी गलनांक निश्चित होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों की गलनांक निश्चित नहीं होते हैं। हाँ, साथ में इनका एक एग्जाम्पल लिख सकते हो। जैसे क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? NaCl। और अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो इसका एग्जाम्पल जैसे आपने क्या लिख दिया? कांच। तो क्वेश्चन नंबर 11 के ए का आंसर हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन था शॉर्ट की और फ्रैंकल डोज में अंतर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखो बेटा, शॉर्ट की शब्द कैसे याद करोगे? हम क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी IPL का सीजन चल रहा है। काफ़ी स्टूडेंट इस IPL के चक्कर में क्लास में अटेंड नहीं करते। जब आप क्रिकेट खेलोगे तो सीधी सी बात है, हम बैट का यूज करते हैं। इस बैट के पास जैसे ही बॉल आती है तो हम जोर से बैट को घुमाते हैं और ये बॉल क्या होती है? बाउंड्री के पार चली जाती है। तो शॉट मारेंगे तो गेंद क्या होगी? बाहर चली जाएगी। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसके लिए याद करने का तरीका होता है कि शॉट की दोष में धनायन और ऋणायन दोनों क्रिस्टल जालक से क्या हो जाएंगे? बाहर चले जाते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्ट की दोष में क्या रखना था कि इसमें धनायन व ऋणायन दोनों क्रिस्टल छोड़ के बाहर चले जाते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया, प्लस और नेगेटिव दोनों बाहर चले जाते हैं। फ्रैंकल दोष में क्या होता है कि धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थल में आ जाता है। मतलब उस क्रिस्टल से यहाँ था, अपना स्थान छोड़ के यहाँ पर आ गया, तो क्रिस्टल से बाहर नहीं जाता है। दूसरा, अब शॉर्ट की डोज में धनायन और ऋणायन बाहर चले गए तो इसके घनत्व में क्या आ गई? कमी आ गई। शॉर्ट की डोज की घनत्व में क्या आ गई? कमी आ गई। जबकि फ्रैंकल दोष में क्या होता है? वो वहीं रहता है। शुरुआत में इसका क्वेश्चन भी आ चुका है। तो फ्रैंकल दोष में जो घनत्व है वो क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। इसके अलावा इनके एग्जाम्पल ध्यान रखना पूछे जा सकते हैं। तो शॉर्ट की डोज की बात करें तो इसका एग्जाम्पल, अगर शॉर्ट की डोज के एग्जाम्पल आते हैं तो आप जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिए। और फ्रैंकल डोज के जो एग्जाम्पल है वो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। NaCl, KCl, ये तो किसके एग्जाम्पल हो गए? शॉर्ट की डोज के। फ्रैंकल डोज की बात करें तो ZnS, HgCl, ये किसके एग्जाम्पल हो गए? फ्रैंकल डोज के। एक आपने एग्जाम्पल, तो ये क्वेश्चन हो गया शॉर्ट की एवं फ्रैंकल डोज में अंतर। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से अलग पूछ रहा हूँ। एक कंपाउंड ऐसा है जिसमें शॉर्ट की और फ्रैंकल दोनों दोष पाए जाते हैं, तो उसका एग्जाम्पल आप लिख दें कमेंट्स में। जल्दी से देखता हूँ किसका सही आता है सबसे पहले। तो इसका ऐसा कंपाउंड जिसमें शॉर्ट की और फ्रैंकल दोनों पाए जाते हैं, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है? HgBr। आप लोगों ने काफ़ी ने सही लिखा है, HgBr। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या था? 0.5 मोल HCP। जल्दी से कमेंट्स में आप HCP की फुल फॉर्म लिख दो। तो 0.5 मोल HCP में चतुष्फलकीय व अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या बताइए। कि इनमें रिक्तियाँ कितनी हैं उसके बारे में हमें बात करनी है। तो मैं बता दूं कि 0.5 मोल HCP। अब देखो, हमने क्या पढ़ा था कि जितने परमाणु होते हैं अष्टफल की रिक्तिका उतनी होती है और चतुष्फल की रिक्तिका उसकी दुगनी होती है। तो पहले मैं बात करें तो अष्टफल की रिक्तिका, तो परमाणु कितने? 0.5। तो जितने परमाणु 0.5 मोल परमाणु हैं,
अब पर मोल है तो इसको अवगाद्रो संख्या से गुणा कर लोगे, जिससे परमाणु की संख्या आ जाए। तो संख्या कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 6.02 इंटू 10⁻23। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? आप 3.01 इंटू 10⁻23। तो ये किसकी संख्या आ गई? अष्टफल की रिक्तियों की संख्या। अब चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या बतानी है तो क्या हो जाएगा? चतुष्फल की कितनी होती है? डबल होती है इनकी। तो 2 इंटू 0.5, ये तो हो गए मोल। अब मोल को परमाणु की संख्या में कन्वर्ट करने के लिए अवगाद्रो संख्या से गुणा करेंगे तो 0.6.02 इंटू 10⁻23। तो सीधी बात है कि ये 1 हो जाएगा, तो यही आ जाएगा आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा? 6.02 इंटू 10⁻23। सवाल विशेष कर पढ़ लेना चाहिए। कभी कभार क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि कुल रिक्तिका कितनी है, तो कुल का मतलब इन दोनों को जोड़ना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपका हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्न का कारण स्पष्ट करें। निम्न का कारण स्पष्ट करें। ZnO को गर्म करने पर इसका रंग पीला क्यों हो जाता है? और अगला क्वेश्चन है आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, इसका क्या कारण है? तो देखो, ZnO को गर्म करने पर इसका रंग क्या होगा? पीला। क्या होता है कि जब ZnO को हम गर्म करते हैं तो Zn2+ बनता है, O2- बनता है, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर गए। तो Zn2+ के कारण इसका रंग क्या हो गया? पीला। अब विशेष बात क्या होती है वो सुन लेना। जो आंसर एग्जामिनर 4 है, जो आपको लिखना है कि इसमें क्या होता है? अतिरिक्त धनायन अंतराकाश में आकर स्थान ग्रहण कर लेता है, जिसके कारण धातु आधिक्य दोष हो जाता है। तो ये चीज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना कि अतिरिक्त धनायन के अंतराकाश में, अतिरिक्त धनायन के अंतराकाश में स्थान ग्रहण करने के कारण धातु आधिक्य दोष होता है, जिसके कारण ये होता है। तो सबसे विशेष बात याद रखनी है, कौन सा दोष है? धातु आधिक्य दोष है। ये अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 एक आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, आयनिक यौगिक। आप सब जानते हो कि आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक। क्योंकि ठोस अवस्था में इसके अंदर क्या होते हैं? मुक्त आयन। ठोस अवस्था में इसके अंदर क्या होते हैं? मुक्त आयन अनुपस्थित होते हैं। अर्थात आयनिक यौगिक जब ठोस अवस्था में होते हैं तो उसमें मुक्त आयन नहीं होते हैं। लेकिन अगर ये कौन सी अवस्थाओं में हो? या तो इसका क्या हो? जलीय विलयन, या ये हो गलित अवस्था में। तो इन दोनों कंडीशन में ये विद्युत का सुचालक होता है। लेकिन ठोस अवस्था में कुचालक, क्योंकि इसमें मुक्त आयन उपस्थित नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 14, FCC की संकुलन क्षमता 74% होती है, सिद्ध कीजिए। तो बेटा ये बड़ा डेरिवेशन है, इस क्वेश्चन को मैं सबसे लास्ट में हल कराऊंगा PDF की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 15 हम पहले हल कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 हल करेंगे। निम्न के एक उदाहरण दीजिए। निम्न के तो H बंध युक्त आणविक ठोस। काफ़ी बच्चों ने इस क्वेश्चन को आंसर कर लिया था, अच्छा लगा, क्योंकि एग्जाम्पल पूछे थे। ये तभी कर पाते बच्चे जब आपको ये पूरा चैप्टर याद हो। तो H बंध युक्त आणविक ठोस की बात करें तो इसके एग्जाम्पल एक ही लिखना था। तो जैसे आप लिख सकते हो HF, H2O, NH3। तो ये सब के सब हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस होते हैं। इसके बाद नेटवर्क ठोस की बात करें तो ये सहसंयोजक कंपाउंड होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल आप क्या ले सकते थे? हीरा ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, ये ले सकते थे। षटकोणीय क्रिस्टल तंत्र की बात करें तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होता है? ZnO, जिंक ऑक्साइड। और CCP का एग्जाम्पल तो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था,
CCP के एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, AU AG CU। ये इतने मैंने एग्जाम्पल लिखे। बोर्ड एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो इनका एक या दो एग्जाम्पल पूछा जाता है, लेकिन हम ज़्यादा इसलिए लिख ले कि ये हमें अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 15 मैंने हल करवा दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। FCC की संकुलन क्षमता कितनी होती है, 74% सिद्ध कीजिए। अब देखो ये बड़ा डेरिवेशन है, इसको हल करना यहाँ स्क्रीन पे पॉसिबल नहीं, फिर भी आपके लिए मैं एक PDF लेकर आ रहा हूँ जो आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ गई होगी। तो ये आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। देखो अपना सवाल क्या था कि FCC में संकुलन क्षमता कितनी होती है, 74% सिद्ध कीजिए। इस प्रकार के बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसके लिए हम एक चीज़ समझते हैं कि FCC का मतलब क्या होता है, घन होता है। तो FCC में जो अवयवी कणों की संख्या होती है या परमाणु की संख्या कहाँ होती है, एक तो होती है कोनों पे होती है, सब जानते हो, और साथ में कहाँ होती है, फलक पर होती है। तो यहाँ ऊपर एक त्रिभुज बना दिया गया है A, B और C। तो ये यहाँ पर आपको गोलों की संख्या दिखाई, कोनों पर भी है और बीच में सेंटर का मतलब फलक पर भी है। अब देखो आप सब जानते हो कि सपोज किया कि ये गोला मान लिया, एक परमाणु मान लिया, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी बेटा, R होती है। तो परमाणु की त्रिज्या हमने क्या मानी, R, और एक एक कोष्ठिका की किसी भी कोर की जो लंबाई है हमने क्या मानी, A। तो ये चीज़ें तो आप आराम से कर सकते हो कि परमाणु की त्रिज्या R और एक एक कोष्ठिका की कोर की लंबाई, किनारे की लंबाई कितनी होती है, A होती है। इसके बाद 10th में आप सबने पढ़ा है कि एक गोले का आयतन कितना होता है। एक गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³ होता है। FCC के अंदर फिर से बात करो, FCC में कुल अवयवी कणों की संख्या या परमाणु की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। FCC में अवयवी कणों की संख्या या परमाणु की संख्या कितनी होती है, 4। तो 4 क्या मान सकते हैं, 4 गोले। तो एक गोले का आयतन जब 4/3 πr³ होता है तो 4 गोलों का आयतन कितना होगा, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये प्राप्त होगा। तो 4 से इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, 16/3 πr³ आ गया। तो ये तो हो गया FCC के अंदर जो 4 परमाणु होंगे उनका कुल आयतन। FCC में जो 4 परमाणु होंगे उनका कुल आयतन कितना होगा, 16/3 πr³। संकुलन क्षमता का मतलब क्या होता है, जो परमाणु का आयतन बट्टा उस क्रिस्टल का कुल आयतन का अनुपात की सहायता से हम संकुलन क्षमता निकालते हैं। तो FCC में 4 परमाणु होते हैं और एक गोले का आयतन इतना, तो 4 का आयतन इतना हो गया, 16/3 πr³। इसके बाद देखो आगे बात करते हैं कि यहाँ से आपको जो डायग्राम जो हमने बनाया था वो उस पर आपको विशेष ध्यान देकर थोड़ा सा उसको समझना है, क्योंकि वो पिछले वाले पेज पे रह गया था कि आपने ये घन बनाया था इस प्रकार से। समझना, इस घन को आपने इस प्रकार से, ये तो घन हो गया आपका, कलर चेंज कर लूँ, और सपोज किया कि इसमें गोले हैं। एक गोलक कहाँ है, इस कोने पे, दूसरा गोलक कहाँ है, इस कोने पे, और तीसरा गोला मैंने मान लिया फलक पे, मान लिया। अब क्या होगा कि इसको मैंने यहाँ से मिला दिया तो ये एक आपका त्रिभुज बन गया ABC। अब देखो आप, A और B क्या कोर की लंबाई है, BC भी कोर की लंबाई है। तो ये तो हमें पता है, लेकिन हमें SC का मान नहीं पता। किसका, SC का मान नहीं पता। तो SC का मान निकालने के लिए आपने पाइथागोरियन प्रमेय पढ़ी है कि AC² बराबर क्या होगा, AB² प्लस BC², AB² प्लस BC²। तो AB क्या कोर, ये तो कोर का मतलब A, तो A², तो A² प्लस A²। तो SC बराबर, SC का मान कितना आ गया आपका, 2A²। लेकिन हमें केवल SC का मान निकालना है, तो SC का मान क्या हो जाएगा, तो SC² बराबर होता है 2A²। तो SC बराबर क्या हो जाएगा आपका, A√2। अब देखो SC का मतलब क्या था, ये नीचे डायग्राम दे दिया, ये A था और ये C था, और गौर से देखोगे तो इसमें 3 गोले थे। तो अब अगर इनकी त्रिज्या आप गौर से काउंट करोगे तो इसके अंदर कुल 4 R आ जाएंगे, 1 R,
2r 3r और 4r। अर्थात आप चाहो तो AC बराबर क्या ले सकते हो 4r। देखो आपके पास दो मान आ गए, एक तो आ गया AC बराबर a√2 और एक आ गया AC बराबर 4r। इसका मतलब क्या हुआ कि 4r बराबर a√2 हो गया। तो अब यहां से आप a का मान निकाल लो। तो जब यहां से आप a का मान निकालोगे तो a बराबर क्या आ जाएगा आपका, a बराबर क्या आ गया आपका 4r अपॉन 4r/√2। अब देखो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, a का क्यूब, तो इसका क्यूब कर दो, इसका क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा 16r³/2√2। अब देखो यहाँ से हम आगे बात करें कि अगर आपको संकुलन क्षमता ज्ञात करनी हो तो संकुलन क्षमता ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था अपना, उसकी हम बात कर लेते हैं कि एक एक कोष्ठिका में गोलों का अध्यारोपित आयतन। तो कितने गोले थे बेटा, 4 गोले थे और उनका आयतन आपने क्या लिखा था 16, इसको चलो लिख सकते हो 16 πr³/3 ये था। और एक एक कोष्ठिका के कुल गोलों का आयतन अभी आपने उसको कैलकुलेट किया था, कितना आया था आपका 64। अगर कन्फ्यूजन हो तो थोड़ा सा इसको देख लो, या पीछे ले लेता हूँ मैं इसको कि समझ में इजली आ जाए। कितना था 64r³√2, 64r³/2√2। तो इसको आप नीचे लिखोगे तो ये मान तो कहाँ चला गया आप, एक मिनट, ये मान तो आ जाएगा आपका नीचे यहाँ पर, और उस वाले को 4 गोल को आयतन लिख दोगे ऊपर और दोनों को कैलकुलेट करोगे तो आपका जो राइट आंसर है वो लगभग 74.01। अर्थात इसको आप कह सकते हो 74% मान सकते। अर्थात FCC की संकुलन क्षमता कितनी है 74% है। इसमें थोड़ी सी गलती ये देखना कि 64 यहाँ r³ आता है, तो ये r³ से r³ आपका क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपके 14 का आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आंसर बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और इसके बाद अब वापस उम्मीद है कि आपको आज की ये क्लास पसंद आई होगी, और इसी प्रकार सदैव अपना ये सिस्टम रहेगा कि एक दिन ऑनलाइन टेस्ट रहेगा और उसके अगले दिन उस पेपर का आपको मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, जिससे किस प्रकार से हमें उसका आंसर देना है और उस एक क्वेश्चन से रिलेटेड कितने क्वेश्चन अपने और साथ में तैयार हो सकते हैं, उन सबकी अपनी प्रैक्टिस हो जाती है। क्लास एंड होने से पहले आपको स्क्रीन पे चैप्टर नंबर 2 विलियन सॉल्यूशन की लिंक मिल गई है। ये मैराथन क्लास है, आप इस वीडियो को कंप्लीट अटेंड कर लेना, जिससे चैप्टर नंबर 2 में भी आपकी कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। इसी के साथ हम ये आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और उम्मीद है आपको पसंद आई है। तो लाइक और शेयर करना ना भूले बेटा, बहुत मेहनत से ये क्लास बनती है आप लोगों के लिए। तो लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे और भी स्टूडेंट इसका फायदा उठा सके।